Hello students, let us start ICSE Environmental Science. Chapter name is Vehicle Emission Control. Now the increase in population coupled with increase in the living standard has increased the number of vehicles on road. More automobile is required to transport goods and carry people. The number of vehicles per family has also increased. These are leading to an increase to vehicle pollution which have a considerable effect on human being as well as on environment. जैसे जैसे human population बढ़ती जा रही है वैसे ही लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ रोड के ऊपर बहुत सारे व्हीकल्स आ गए हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो या हैवी व्हीकल्स हो, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर फैमिली भी बढ़ गए हैं। इसी वजह से पोल्यूशन भी, जो व्हीकल एमिशन पोल्यूशन है, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज पॉल्यूटेंट्स। एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय व्हीकल इज कॉज्ड ड्यू टू टेल पाइप एमिशन। नाउ व्हाट इज टेल पाइप? टेल पाइप इज अ रेयर सेक्शन ऑफ द एग्जॉस्ट पाइप ऑफ अ मोटर व्हीकल। हमारे मोटर व्हीकल में जो पीछे की तरफ एक पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि जो फॉसिल फ्यूल यानी कि डीजल पेट्रोल जब बर्न होता है तो वो एमिट होता है। द मेन गैसेस रिलीज्ड आर, अब जो मेन गैसेस रिलीज होती हैं फॉसिल फ्यूल के कंबशन से वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज VOC, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो गैसेस होती हैं दैट आर एमिटेड इनटू द एयर फ्रॉम प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस। जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है या जब भी कोई प्रोसेस होती है, जैसे ये एमिशन की प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं एंड सम आर हार्मफुल बाय देमसेल्व्स इंक्लूडिंग सम दैट कॉज कैंसर। इसमें से कुछ ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसरस होते हैं and they also react with other gases and form other air pollutants and they are suspended in the air. Now coming to the effects of pollutants, the oxides of sulfur and nitrogen cause acid rain. जैसा कि हमको पता है कि acid rain का जो फॉर्मेशन होता है उसका मेन रीजन होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं एंड इनहेलेशन ऑफ सच पार्टिकल्स में कॉज वर्सन्स रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज एम्फिसीमिया एंड ब्रोंकाइटिस। कुछ ऐसी क्रिटिकल रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं जब हम इन ऑक्साइड्स को, सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को इनहेल करते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द प्राइमरी इंग्रेडिएंट इन स्मॉग। जो स्मॉग है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट या जो मेन कंपाउंड्स होते हैं वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। जैसे कि हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड is a major greenhouse gas and it is responsible for the climate change, global warming, increase in the temperature. Carbon monoxide combined with hemoglobin, जो हमारे ब्लड में रेड पिगमेंट होता है which is due to the hemoglobin, वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जब हम इनहेल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को तो वो हमारे ब्लड में कंबाइन हो जाता है और हमारे जो हीमोग्लोबिन पार्ट है उससे वो ज्वाइन हो जाता है एंड कॉज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग विच इज ऑफन फेटल। इस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिक्स होता है तो एक पॉइजनस कंपाउंड बना देता है जो कि फेटल होता है, यानी कि बहुत ही डेंजरस होता है। द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ इनहेलिंग एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूड एस्थमा, लंग कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज एंड प्रीमेच्योर डेथ। लेड अटैक्स द ब्लड, kidney and central nervous system. It can cause anemia, kidney failure, permanent brain damage and finally death also. जो पेट्रोल में लेड होता है वो हमारे ब्लड में किडनी को अटैक करता है, ब्लड सेल्स को अटैक करता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अटैक करता है और जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया का मतलब होता है जब हमारे ब्लड से RBCs यानी कि रेड ब्लड कार्पसेस की कमी हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोकेमिकल स्मॉग। पेट्रोकेमिकल स्मॉग को समर स्मॉग भी कहते हैं एंड इट इज अ टाइप ऑफ स्मॉग दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सन interacts with the oxides of nitrogen present in the atmosphere.
Now, petrochemical smog is a lower atmospheric air pollutant found in urban and high industrial area. ये थोड़ा लो लेवल पर pollutants जो हैं एटमॉस्फेयर में, जो एयर सस्पेंडेड pollutants होते हैं वो दिखाई देते हैं, और ये अर्बन एरिया या जो बहुत ही इंडस्ट्रियल डेंस इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पर ये फिनोमेना पाया जाता है. And it is caused by reaction between sunlight, nitrogen oxide and volatile organic compound इन द एटमॉस्फेयर. अब ये पेट्रोकेमिकल स्मोक किस तरह से क्रिएट होता है? जब सनलाइट, दिन के समय जब बहुत सनलाइट होती है, समर टाइम में हम कह सकते हैं कि जब बहुत गर्मी होती है तो सनलाइट और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्शन से निकलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, इन सब की रिएक्शन होती है और कंबाइंड करके ये पेट्रोकेमिकल स्मोक बनाते हैं. And nitrogen oxide is released by the exhaust of automobile, thermal power plant and industries. Volatile compounds जो होते हैं, they are vapor released from the auto exhaust, paint, solvents, pesticides. So this phenomena is known as petrochemical smog. ये जो petrochemical smog है, एक ये बहुत ही complex कह सकते हैं कि सीरीज होती है of chemical reactions जिसमें sunlight, oxides of nitrogen और volatile organic compounds जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और जो एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं. Now next is Asia brown haze. The Indian Ocean brown cloud और Asian brown haze, इसको हम Asia brown haze को Indian Ocean brown cloud भी कहते हैं और Asian brown haze भी कहते हैं. And it is a layer of air pollution that recently covers parts of South Asia. South Asia के जो कुछ parts हैं जैसे कि Northern Indian Ocean है, India है, पाकिस्तान है, इसको ये cover करती है. And when viewed from satellite, जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो the cloud appears as a giant brown stain hanging in the air over large part of South Asia and the Indian Ocean every year between January and March. जब हम सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं तो हमको जो हमारा नॉर्दर्न इंडियन ओशन पार्ट है, इंडिया पाकिस्तान वाला जो पूरा पार्ट है, साउथ एशिया वाला, वहां पर हमको एक बहुत ही जाइंट ब्राउन क्लाउड टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखता है अगर हम सैटेलाइट इमेजेस देखें. और ये नॉर्मली जनवरी और मार्च के बीच में एशियन ब्राउन हेज, ये इस तरह का फिनोमेना क्रिएट होता है. द एशियन ब्राउन क्लाउड इज क्रिएटेड बाय एयरबॉर्न पार्टिकल्स एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम कंबशन, दैट इज फ्यूल वुड, कार एंड फैक्ट्रीज, बायोमास बर्निंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस विद इनकम्प्लीट बर्निंग. बट द मेन कॉजेज फॉर दिस क्लाउड इज मेनली द डोमेस्टिक वुड एंड डंग फायर प्लस स्मोक फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फील्ड्स फॉर एग्रीकल्चर. Aerosols consisting of sulfates, aerosols जिसमें सल्फेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, ब्लैक कार्बन है, and hundreds of organic compounds, fly ash, when absorbed sunlight and scattered creates a brown colored haze. तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जब सनलाइट होती है, जब बहुत ही गर्मी होती है, सनलाइट में जो एरोसोल्स होते हैं जिसमें सल्फेट्स होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ब्लैक कार्बन होता है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फ्लाई ऐश भी होता है. जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये स्कैटर्ड हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा सा क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसी को एशियन ब्राउन हेज कहते हैं. नाउ कमिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ एशियन ब्राउन हेज, मिलियंस ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड. देयर इज एन इंक्रीज in cardiovascular effects, pulmonary illness and chronic respiratory problems. तो इसकी वजह से बहुत लोग में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, पल्मोनरी इलनेस हो सकती है या बहुत ही क्रॉनिक या एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एंड दिस एशियन ब्राउन हेज किल्स मेनी पीपल इन अ ईयर. इसकी वजह से बहुत सारे लोग, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है. एंड चेंज इन रेनफॉल पैटर्न कॉजिंग वीकनिंग मॉनसून इन इंडिया एंड ड्रॉट कंडीशन इन चाइना. इसकी वजह से रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मॉनसून वीक हो जाता है इंडिया में और चाइना में ड्रॉट भी हो सकता है, सूखा भी पड़ जाता है. तो इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं. नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ द एशियन ब्राउन हेज इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग एज इट ट्रैप्स द ग्रीन हाउस गैसेज. जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन और सल्फेट के ऑक्साइड्स हैं, ये सारी
चीजें, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है, क्योंकि एशियन ब्राउन हेज में जो क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस भी ट्रैप हो जाती हैं। इंक्रीज इन द टेम्परेचर विच इज कॉजिंग द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर। इस एशियन ब्राउन हेज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। दिस एशियन ब्राउन हेज ऑल्सो रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस दैट डिक्रीज द क्रॉप यील्ड। फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है क्योंकि सनलाइट जो है, फोटोसिंथेसिस एक फिनोमिना है जहां पर प्लांट्स अपने फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इनका फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से जो क्रॉप यील्ड है या जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ही ज्यादा क्रॉप यील्ड होगी या उस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होगी। एंड दिस एशियन ब्राउन हेज ऑल्सो क्रिएट्स एसिड रेन। इसकी वजह से एसिड रेन भी हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एयर में, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर पॉल्यूशन। अब कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस हैं हमारे पास जिससे हम अब व्हीकल पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं? तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं जिससे हम व्हीकुलर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब जैसे कि मॉडिफिकेशन इन इंजन डिजाइन, जो हमारे कंटेम्प्रेरी इंजन्स थे उनकी डिजाइन में हम अगर मॉडिफाई कर दें, मॉडिफिकेशन कर दें, तो भी एयर पॉल्यूशन या व्हीकुलर पॉल्यूशन कम हो सकता है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, जो गैस एग्जॉस्ट हो रही है, एमिट हो रही है, अगर हम उसको रिसर्कुलेट कर दें तो इसकी वजह से भी व्हीकुलर पॉल्यूशन रिड्यूस हो सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर को हम यूज करें, या यूज ऑफ पार्टिकल ट्रैप्स, इनको भी अगर हम यूज करें। यूज ऑफ अनलेडेड गैसोलीन है, यूज ऑफ लो सल्फर डीजल है, यूज ऑफ लो स्मोक ल्यूब ऑयल फॉर टू स्ट्रोक एंड मिक्स लुब्रिकेटिंग इंजन है। यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड क्लीनर फ्यूल्स। क्लीनर फ्यूल्स मतलब कि जो हमारे सीएनजी हैं, एलपीजी हैं या मेथनॉल हैं, अगर हम इनको यूज करें इन द प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल तो भी हम व्हीकुलर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड एडॉप्टिंग स्ट्रिक्टर एमिशन स्टैंडर्ड, हम बहुत ही स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स को अगर हम एडॉप्ट करें। एंड रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन, जो ट्रैफिक जैम है विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द सिटीज, अगर हम उस ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करें तो हम व्हीकुलर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग इंजन डिजाइन, जो अभी हमने यहाँ पे बात की कि ये भी एक टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन है कि हम इंजन डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? अ कैटालिटिक कन्वर्टर इज अ डिवाइस दैट यूजेस अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेसिकली वो अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो कैटलिस्ट वो केमिकल्स होते हैं which can enhance or which can increase the rate of reaction and they remain unchanged after the completion of reaction and they are needed in a small amount. तो इसी तरह से हम कुछ इस तरह के कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं to convert 3 harmful compounds in car exhaust into harmless compounds. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हार्मफुल कंपाउंड्स को हम हार्मलेस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं by the use of catalyst. Now these are the 3 harmful compounds which are hydrocarbons, carbon monoxide and nitrogen oxides. Now there are 3 harmful compounds: hydrocarbons, carbon monoxide and nitrogen oxide. So in a catalytic converter, the catalyst in the form of platinum and palladium, catalyst हम किस तरह के यूज कर सकते हैं? प्लैटिनम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं या पैलेडियम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एंड इज कोटेड ऑनटू अ सिरामिक हनीकॉम और सिरामिक बीड्स that are housed in a muffler like package attached to the exhaust pipe. तो इस तरह से कुछ उन्होंने डिवाइस बनाई है यहाँ पे कि जो हनीकॉम या सिरामिक बीड्स के फॉर्म में हम इनको यूज कर सकते हैं। और ये जो कैटलिस्ट होते हैं इसको एक मफलर की तरह हम एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर हम अटैच कर सकते हैं। एंड द कैटलिस्ट हेल्प टू कन्वर्ट। अब कैटलिस्ट का रोल क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा,
एंड इट कन्वर्ट्स द हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करेगा, एंड इट ऑल्सो कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन ऑक्साइड बैक इनटू द नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जब भी ऑटोमोबाइल एग्जॉशन या ऑटोमोबाइल एमिशन होता है तो 3 हार्मफुल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये जो कैटलिस्ट है जो हम पैलेडियम या प्लैटिनम के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि इन हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वापस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द 4 स्ट्रोक इंजन विच इज ऑल्सो नोन एज 4 साइकिल। अब 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि एक सिंगल थर्मोडायनेमिक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 4 डिफरेंट स्ट्रोक्स होते हैं, और ये कौन कौन से स्ट्रोक्स होते हैं? द 4 स्ट्रोक साइकिल यूज्ड इन गैसोलीन पेट्रोल इंजन आर इनटेक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन इज एन internal combustion engine that utilizes 4 distinct piston stroke, that is intake, compression, power and exhaust, to complete one operating cycle. And these engines are eco-friendly because they are fuel efficient, thus save energy and they cause less pollution. और जो इस तरह के 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। किस तरह से इको फ्रेंडली होते हैं कि ये फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, एनर्जी सेव करते हैं और पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को कम करते हैं। Now next topic is clean fuels, that is alternate fuels. अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। So clean fuels are non-conventional fuel other than conventional fuel. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि conventional fuels और non-conventional fuels क्या होते हैं। जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ये कन्वेंशनल फ्यूल्स होते हैं क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। कन्वेंशनल फ्यूल्स यानी कि हम इनको ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं या नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं कि अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो वी कैन नॉट गेट बैक विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बट ऑन द अदर हैंड जो नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स होते हैं, नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स मतलब कि जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, उनको अगर हम यूज करें, जैसे कि हाइड्रोजन है, नेचुरल गैस है, बायोफ्यूल्स हैं, न्यूक्लियर फ्यूल है, अगर हम इनको पेट्रोल और डीजल की जगह यूज करें एज एन ऑल्टरनेटिव, एज अ सोर्स ऑफ क्लीन फ्यूल, तो हम पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नाउ क्लीन फ्यूल इन व्हीकल हेल्प इन रिड्यूसिंग द vehicular air pollution through the promotion of lead free, low sulfur fuel and cleaner vehicle standards and technologies. अब ये जो क्लीन फ्यूल्स होते हैं वो व्हीकुलर पॉल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये लेड फ्री होते हैं या बहुत ही मिनिमम लेड होता है, लो सल्फर फ्यूल्स होते हैं, इनके जो व्हीकल के स्टैंडर्ड्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं, क्लीन टेक्नोलॉजी होती है। द मोस्ट फेमिलियर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल आर गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल, बट एनी नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर केपेबल ऑफ पावरिंग मोटर व्हीकल्स। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको हम मोटर व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं। एल्कोहल, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं। एल्कोहल्स, फ्यूल फ्रॉम बायोमास, बायोमास से जो फ्यूल मिल रहा है, बायोमास इलेक्ट्रिसिटी से, या नेचुरल गैस है, प्रोपेन है, इन जनरल दे produce less of hydrocarbons, lead and carbon dioxide. तो हम इनको in a nutshell हम ये कह सकते हैं कि जो non conventional fuels हैं वो लो polluting होते हैं, एनर्जी सेवर होते हैं, फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, इनमें हाइड्रोकार्बन्स बहुत कम रिलीज होते हैं, लेड बहुत कम रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रिलीज होता है। A large variety of alternative fuel and additives have evolved as a choice to be used in the vehicles. Some of them are,
अब यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं और एडिटिव्स हैं। एडिटिव्स मतलब कि हम उनको दो फ्यूल्स का मिक्सचर भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से इस तरह के ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं या एडिटिव्स हैं? सबसे पहले है ऑक्सी हाइड्रोजन, which is methane and methanol burn effectively and are low polluting fuels. अब जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन है, मीथेन है, मिथेनॉल है, ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं और लो पॉल्यूटिंग फ्यूल भी होते हैं। सेकेंड है हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। जब फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होती है, बट हाइड्रोजन में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती एंड देयरफॉर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अ हाइड्रोजन कार इज एन ऑटोमोबाइल विच यूजेस हाइड्रोजन as its primary source of power for locomotion, and these cars generally use the hydrogen is one of the two methods, combustion और फ्यूल सेल कन्वर्टर। अब यहाँ पे दो मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो या तो उसका कंबशन कर सकते हैं या फ्यूल सेल कन्वर्जन एक टेक्निक होती है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे इन कंबशन द हाइड्रोजन इज बर्न इन इंजन्स is fundamentally the same method as traditional gasoline car। जैसे कि नॉर्मली हम कार में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो उस तरह से उनकी बर्निंग होती है। तो जब हाइड्रोजन का कंबशन होता है तो वो उसी तरह से बर्न होता है। इन फ्यूल सेल कन्वर्जन द हाइड्रोजन इज टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फ्यूल सेल विच देन पावर्स इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब फ्यूल सेल कन्वर्जन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसमें फ्यूल सेल्स होते हैं उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड विद आइदर मेथड द ओनली बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द स्पेंट हाइड्रोजन इज वाटर। हम हाइड्रोजन को दोनों में से किसी भी तरह से यूज करें, या तो उसका कंबशन करें या फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज करें, तो जो भी बाय प्रोडक्ट या जो भी चीज लास्ट में बचती है वो क्या होता है? वाटर। नाउ होंडा इंट्रोड्यूस इट्स फ्यूल सेल व्हीकल। यहाँ पे ये बताया कि होंडा ने 1999 में एक फ्यूल सेल व्हीकल यूज किया था, उसको FCX का नाम दिया था। उसके बाद उन्होंने सेकेंड जनरेशन यूज की। BMW ने भी क्लीन एनर्जी इंटरनल कंबशन हाइड्रोजन कार इंट्रोड्यूस की है। Now next is the use of CNG. CNG as a clean technology reduces the emission of hydrocarbon। अगर हम CNG यूज कर रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का एमिशन रिड्यूस हो जाता है एंड ट्रोपोस्फियर, ओजोन एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, तो इनका एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। Now next is alcohol vegetable oil is being tried as cleaner fuel। तो अल्कोहल को, वेजिटेबल ऑयल को भी हम क्लीन फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इथेनॉल एंड मिथेनॉल हैव बीन यूज्ड एज एन ऑटोमोटिव फ्यूल व्हाइल बोथ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इथेनॉल हैज attracted more attention because it is considered a renewable source। क्योंकि मिथेनॉल और इथेनॉल रिन्यूएबल सोर्स हैं, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। इजिली ऑब्टेन फ्रॉम शुगर और स्टार्च इन क्रॉप एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सच एज ग्रेन, शुगर केन, शुगर बीट्स और इवन लैक्टोज। सो सिंस इथेनॉल occurs in nature whenever yeast happen to find a sugar solution such as overripe fruit, most organisms have evolved some tolerance to ethanol whereas methanol is toxic। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इथेनॉल जो है वो इट इज क्वाइट अ सेफर ऑप्शन एंड अदर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व ब्यूटेनॉल। अब हम ब्यूटेनॉल भी यूज कर सकते हैं विच कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ प्लांट्स। सपोर्ट फॉर इथेनॉल comes from the fact that it is a biomass fuel। इथेनॉल को हम इसीलिए भी ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बायोमास फ्यूल है which addresses climate change and greenhouse gas emission। जो climate change और greenhouse gas में को reduce करने में, climate change के लिए और greenhouse gas को reduce करने के लिए बहुत important है। and though these benefits are now highly debated, मतलब अभी भी इनके ऊपर एक डिबेट चल रही है, अभी भी एक दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट, शुड वी यूज इथेनॉल, मिथेनॉल और ब्यूटेनॉल और अदर बायोमास फ्यूल। नाउ इथेनॉल हैज अ हायर ऑक्टेन रेटिंग व्हिच इज बेनिफिशियल
to high compression rate engine. Now next is biodiesel, that is fatty acid methyl ester, is commercially available in most oilseed producing state in United States as well as in India. As of 2005, it is somewhat more expensive than fossil diesel, though it is still commonly produced in relatively small quantities, that is in comparison to petroleum products and ethanol. So many farmers who raise oilseed use a biodiesel blend in tractor and equipment as a matter of policy to foster प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल एंड रेज पब्लिक अवेयरनेस. तो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो बायोडीजल का यूज कर रहे हैं एंड इट इज समटाइम्स इजियर टू फाइंड बायोडीजल इन रूरल एरियाज देन इन सिटीज. So biodiesel has low energy density than fossil diesel fuel. So biodiesel vehicles are not quite able to keep up with the fuel economy of fossil fuel diesel vehicles. So अभी भी इसके ऊपर एक research हो रही है. Now next is oxyhydrogen is another fuel that can be used in existing internal combustion engine originally developed for using gasoline. Now this oxyhydrogen allows the engine to eliminate emission, though fuel energy is reduced rather than improved, since the energy required to split water exceeds the energy recouped by burning it. Next is liquid nitrogen car, and it is a method of storing energy. Energy is used to liquefy air, then LN2 is produced by evaporation and distributed. So LN2 is exposed to ambient heat in the car, and the resulting nitrogen gas can be used to power a piston or turbine engine. The maximum amount of energy that can be extracted, अब यहाँ पे कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो सकती है, 1 kilogram of liquid nitrogen car is 213 watt per hour or 173 watt per hour per liter. And now coming to the advantages of using alternative fuels. So जितने भी हमने alternative fuels यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, CNG, ऑक्सीहाइड्रोजन, तो इनके एडवांटेजेस क्या हैं? तो कॉमन एडवांटेजेस हैं सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के. तो दीज आर क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी. क्लीन सोर्स का मतलब है कि लेस पॉल्यूटिंग है, एनर्जी सेविंग है, एंड नो हार्मफुल और टॉक्सिक एमिशंस लाइक लेड एंड हाइड्रोकार्बन, एंड दे आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दे हेल्प इन कंजर्विंग फॉसिल फ्यूल. पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, जैसे कि इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ मॉडिफाइंग द इंजन, मतलब कि इंजन को मॉडिफाई करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, एंड इट माइट नॉट बी एज एफिशिएंट ऑन रोड. अगर ये जितना फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल से एफिशिएंसी आती है, उतनी एफिशिएंसी इन ऑल्टरनेटिव या क्लीन फ्यूल से नहीं आ सकती है, एंड जनरली गिव्स लेस माइलेज. जो क्लीन फ्यूल्स हैं उससे माइलेज भी कम होता है, एंड ऑफन कॉस्टलियर देन द फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल से कभी कभी ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, एंड इट इज नॉट इजिली अवेलेबल इन द ऑल cities. Now next is hybrid vehicle. Hybrid vehicle का मतलब ये है कि जहां पर हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो फ्यूल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, या हम दोनों ही क्लीन टेक्नोलॉजी या क्लीन फ्यूल का यूज कर रहे हैं. तो हाइब्रिड व्हीकल इज अ व्हीकल दैट यूजेस 2 or more distinct power sources to move the vehicle. 2 या उससे ज्यादा पावर सोर्सेज होते हैं, एंड द टर्म मोस्ट कॉमनली refers to hybrid electric vehicles, that is HEVs, which combine an internal combustion engine and 1 or more electric motors. अब यहाँ पे 1 से 2 से ज्यादा पावर सोर्सेज का यूज हो रहा है. तो ये जो पावर सोर्सेज हैं हाइब्रिड व्हीकल में जो हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह के होते हैं? ऑन बोर्ड और आउट बोर्ड रिचार्जेबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, दैट इज RES, RESS, कंप्रेस्ड एयर, कोल, वुड और अदर सॉलिड combustibles, electricity, electromagnetic fields, radio waves, compressed or liquefied natural gas, human powered, that is pedaling or rowing, hydrogen, liquid nitrogen, petrol or diesel fuel, solar, wind, waste heat from internal combustion engine. तो ये इस तरह के भी कुछ alternative fuels हो सकते हैं. Now public transport option.
The transport sector is a source of greenhouse gases. Our transportation needs produce 30% of all carbon dioxide gas emission. जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन होता है उसका 30% जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है, यानी कि जो व्हीकलर इमिशन होता है उसके थ्रू प्रोड्यूस होता है. वन श्योर वे टू रिड्यूस दिस इज थ्रू द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इसको इस चीज को रिड्यूस करने का एक श्योर शॉर्ट ऑप्शन है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें. Studies show that the public transport produces 95% less carbon monoxide and nearly 50% less carbon dioxide and nitrogen oxide per passenger mile than a private. मतलब अब आप यहाँ पे देखिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है कितना डिफरेंस है. The trains are probably the most efficient public transport system because they carry a higher number of passengers and use less fuel than buses. The buses, ferries, taxis are also public transport options. तो अब ये public transport के क्या advantages हैं? It is efficient way of transporting large number of people, saves fossil fuel, reduces vehicular pollution, एंड कॉस्ट इफेक्टिव. जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज GHG, ग्रीन हाउस गैसेस causing global warming, and public transport options also reduces traffic congestion. तो यहाँ पर there is a need to switch from private transport to the public transport. Now coming to the traffic management as a measure to control air pollution. अब यहाँ पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो बात कर रहे हैं, पर जब तक ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक विदाउट डिलेज एंड स्मूथ मूवमेंट वुड कंसिडरेबली रिड्यूस एयर पोल्यूशन. जब इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, स्मूथ होगा, डिले कम होगा तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा. द एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट दैट इट रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल फ्यूल सेविंग एंड रिड्यूस एमिशन. तो अब उससे हम फ्यूल सेविंग भी होगी, एमिशन भी रिड्यूस होगा. अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. Signalization and intersection improvements including use of computerized area-wise traffic control. अब यहाँ पे ये क्या है कि जो भी ट्रैफिक कंट्रोल है उसको पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर देना चाहिए. Prohibition of turning movement to maintain smooth flow of traffic. जो unnecessary cuts होते हैं, U-turns होते हैं, उनको prohibit कर देना चाहिए जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ होता रहे. Use of one-way street and reversible lane. वन वे स्ट्रीट होनी चाहिए और लेन्स जो है, जो साइड लेन्स है वो रिवर्सिबल होनी चाहिए. एंड स्पेशल लेन्स फॉर बसेस एंड अदर हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स. बसेस के लिए और जो हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, उनके लिए अलग से लेन्स होनी चाहिए. सेग्रीगेशन ऑफ मोटराइज एंड नॉन मोटराइज ट्रैफिक थ्रू प्रोविजन ऑफ एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज फॉर pedestrians, bicycle and human and animal drawn vehicles. तो अब यहाँ पे ये भी एक प्रोविजन है कि जितने भी अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं, जैसे कि जो पैदल चलने वाले हैं, जो साइकिल चलाने वाले हैं, जो ह्यूमन और एनिमल ड्रिवन व्हीकल्स हैं, उनके लिए अलग अलग ट्रैफिक्स होने चाहिए, अलग अलग ट्रैफिक प्रोविजन होने चाहिए, अलग अलग लेन्स होनी चाहिए, अलग अलग रूल्स होने चाहिए. Special routes and time restriction for trucks and other commercial vehicles. तो जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं या कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनके लिए स्पेशल रूट्स होने चाहिए या टाइम रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए. एंड यूज ऑफ सिटी बाईपास रोड बाय द ट्रक एंड लॉन्ग डिस्टेंस बसेस टू अवॉइड कंजेस्टेड सिटी एरिया. तो नॉर्मली आजकल ऐसा हो भी रहा है कि बहुत बड़े जो भी सिटीज हैं बाईपास लेन निकाल देते हैं, जिससे कि जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं वो एक सिटी से दूसरे सिटी में अपना बाहर से ही बाईपास लेन से ही चले जाते हैं बिना मेन सिटी में एंटर किए हुए. एंड पार्किंग कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस. तो जो व्हीकल्स हैं उनके लिए पार्किंग कंट्रोल होना चाहिए और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. Now next is economic policy measures.
Now, effective economic measures are necessary to safeguard acceptable living condition. The government should frame suitable economic policies to reduce the vehicular pollution. अब देखिए कौन कौन सी economic policies या measures हैं. Lower taxes and duties for fuel efficient vehicles. जो fuel efficient vehicles हैं उनके लिए taxes भी कम होने चाहिए, duties भी कम होने चाहिए. Lower taxes and duties on purchase of low polluting vehicles. अगर हम low polluting vehicles को use कर रहे हैं, purchase कर रहे हैं, तो भी हमारे लिए taxes कम होनी चाहिए, duties कम होनी चाहिए. And higher license fee and tax on old and non-conforming vehicles. जो बहुत पुराने vehicles हो गए हैं, जो polluting है, जिससे बहुत ज़्यादा pollution होता है, उनके लिए लाइसेंस फी बहुत ज्यादा हाई कर देनी चाहिए, टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई कर देने चाहिए, जिससे कि वो धीरे धीरे रोड से हट जाएं. लोअर टैक्स ऑन क्लीन फ्यूल लाइक सीएनजी एंड अल्कोहल. जो सीएनजी ड्रिवन व्हीकल्स हैं, अल्कोहल ड्रिवन व्हीकल्स हैं, उनके लिए टैक्सेस लोअर होने चाहिए. डिफरेंट टैक्सेशन फॉर लेड एंड लेड फ्री पेट्रोल. जो पेट्रोल लेडेड पेट्रोल हैं और अनलेडेड पेट्रोल हैं, उनके लिए अलग अलग प्राइस होना चाहिए या अलग अलग टैक्सेस होने चाहिए. Now fuel price surcharge based on the lead content of petrol और sulfur content of oil. तो जो fuel price का जो determination होता है वो भी इसी तरह से होना चाहिए. Mandatory use of low or non-polluting vehicles in government fleet as in Delhi state government. अब यहाँ पे एक ये provision दिया है कि not only in Delhi state government और जितने भी state government है उनको अपनी जो उनकी fleet होती है, उनका जो कारों का एक काफिला होता है, उसमें non-polluting vehicles को use करना mandatory होना चाहिए. Now taxes on CFC chlorofluorocarbon based air conditioning system in automobile and concession for installing non-CFC based system. तो अब यहाँ पे ये भी एक प्रोविजन है कि नॉन सीएफसी बेस जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं उनको उनके ऐसे व्हीकल्स पे कंसेशन देना चाहिए, और जो सीएफसी बेस्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाने चाहिए. नाउ व्हाट आर यूरो 1 एंड यूरो 2 एमिशन नॉर्म्स. तो यूरो 1 एंड यूरो 2 जो नॉर्म्स हैं बेसिकली ये यूरोपियन कमीशन ने डिटरमाइन किए हुए हैं. ना यूरो नॉर्म्स जो होते हैं ये किस चीज को रेफर करते हैं, ये परमिसिबल एमिशन लेवल को रेफर करते हैं. ये पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए होते हैं, मतलब कि पेट्रोल और डीजल में कितना परमिसिबल एमिशन लेवल होना चाहिए इसको ये डिटरमाइन करते हैं या कंट्रोल करते हैं. तो अब जैसे यूरो 1 में गैसोलीन ड्रिवन व्हीकल्स हैं, यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है कि इनमें कितना एमिशन होना चाहिए पर किलोमीटर पर, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन्स का, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, तो इस तरह से किस तरह से उनका एमिशन होना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने पहले से ही डिटरमाइन कर रखी हैं. सो सेम वे एज यू कैन सी द यूरो 2 नॉर्म्स में जो गैसोलीन ड्रिवन व्हीकल्स हैं उसमें कितना कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए, जैसे कि 2.20 ग्राम्स पर किलोमीटर में एमिट होना चाहिए, इतना एमिशन होना चाहिए. हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का एमिशन इतना होना चाहिए 0.50 ग्राम्स पर किलोमीटर. मतलब कि जब गाड़ी 1 किलोमीटर चले तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनका सिर्फ 0.50 ग्राम्स का ही एमिशन होना चाहिए. तो फ्रॉम द अबव डेटा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर इज सब्सटेंशियल रिडक्शन इन एमिशन एज पर EU नॉर्म्स कंपेयर टू एग्जिस्टिंग इंडियन स्टैंडर्ड. तो इसके लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड भी बने हुए हैं, EU नॉर्म्स के साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म्स भी बने हुए हैं.